है एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रेम जी फिजिक्स क्लासेस, जहां आप पढ़ते हैं फिजिक्स को बहुत ही कंसेप्चुअल तरीके से। प्यारे बच्चों, आज का जो वीडियो लेक्चर है इसमें हम पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर के बारे में। एक ऐसा डिवाइस जो ईएमएफ को मेजर करता है या फिर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है बिना करंट ड्रॉ किए हुए, सर्किट से करंट बिना लिए हुए एग्जैक्ट ईएमएफ एंड एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। अब ये बिना करंट ड्रॉ किए हुए कैसे करता होगा? तो ये नल डिफ्लेक्शन मेथड पर काम करता है, जहां पर करंट आई की वैल्यू 0 हो जाती है। जैसे अगर वोल्ट मीटर से आप मेजर करें तो आपने टर्मिनल पोटेंशियल की एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है V/IR। तो जैसे ही वोल्ट मीटर से आप मेजर करेंगे तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, कुछ ना कुछ होगी। तो वो वोल्टेज जो होगा, मतलब आई की वैल्यू कभी 0 के इक्वल नहीं होगा जब वोल्ट मीटर से आप मेजर करेंगे। तो वो जो मेजर करेगा वो ये चीज मेजर करेगा, ये नहीं मेजर करेगा जो ईएमएफ मेजर करना है। लेकिन पोटेंशियोमीटर क्या करता है, ये मेजर करके देता है, क्योंकि आई की वैल्यू क्या हो जाती है, यहाँ पर 0 हो जाती है। तो अब ऐसा सर्किट ये बनाता है। अब इसको समझना है हमें, लेकिन सबसे पहले ये जानें कि इसमें एग्जाम में आता क्या क्या है। ठीक है, तो ठीक है, पोटेंशियोमीटर किसे कहते हैं? तो ईएमएफ को मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को एक्यूरेट मेजर करता है। ठीक है, एग्जैक्ट मेजरमेंट करता है बिना करंट ड्रॉ किए हुए सर्किट से। ठीक है, आप लिख सकते हैं पोटेंशियोमीटर नेम सजेस्ट कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए। पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ, और मीटर मतलब मेजर करने वाला। ओके, अब इसका वोल्ट मीटर का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वोल्ट मीटर कुछ ना कुछ करंट सर्किट से ड्रा करता है, जो कि एग्जैक्ट ईएमएफ को नहीं बता पाता, सेल के या पोटेंशियल को भी नहीं बता पाता एग्जैक्ट। ठीक है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस देना ताकि आइडियल वोल्ट मीटर बन सके, ऐसा इम्पॉसिबल है, क्योंकि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस कहाँ से दे पाएंगे। ठीक है, तो एक तो ठीक है, पोटेंशियोमीटर किसे कहते हैं आप लिख सकते हैं। एक नंबर में कहीं पूछ दे तो एग्जैक्ट वो भी नहीं पूछ सकता। ठीक है, वो पूछने वाली चीज़ नहीं होती, जानकारी की चीज़ें हैं। हाँ, कंस्ट्रक्शन क्या होता है? ठीक है, तो ऐसे कहानी तो नहीं पूछता, लेकिन कंस्ट्रक्शन को बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो उसको समझना जरूरी है। उसके बाद हमें समझना है कि इसका प्रिंसिपल क्या होता है। ठीक है, प्रिंसिपल क्या होता है, उसी में आता है पोटेंशियल ग्रेडियंट का टॉपिक। ओके, उसके बाद समझेंगे कि ये वर्किंग कैसे करता है। ठीक है, प्रिंसिपल एंड देन वर्किंग। ओके, उसके बाद हम समझेंगे सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या होता है। कोई पोटेंशियोमीटर ज़्यादा सेंसिटिव है तो ये कैसे पता चलेगा, या उसकी सेंसिटिविटी पोटेंशियोमीटर की हम बढ़ाएंगे कैसे। ठीक है, इन्हीं सब बातों पर हमें चर्चा करना है। तो चर्चा करें, आगे बढ़े। इससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, लाइक कीजिए अगर वीडियो पसंद आए तो। देखो कंस्ट्रक्शन या वर्किंग ये सब समझना है। इससे पहले मैं चाहता हूं कि पोटेंशियोमीटर तुमको दिखा दूं कि होता क्या है। देखो ये है पोटेंशियोमीटर। ठीक है, अब ये पोटेंशियोमीटर में 1 मीटर स्केल लगा रहता है। ठीक है, और ये वायर है। ठीक है, 4 से 10 मीटर की वायर होती है, 4 से 10 मीटर की। और कौन सी वायर? मैग्नेट वायर, जो मीटर ब्रिज में था। ठीक है, कांस्टेंट और मैग्नेट की वायर होती है, जिसकी रेसिस्टिविटी हाई होती है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी लो होती है। रेसिस्टिविटी हाई होती है, पॉइंट टू बी नोटेड। कोएफिशिएंट, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी होता है वो लो होता है, क्योंकि हीटिंग इफेक्ट के कारण रेजिस्टेंस ना बढ़े। नोट देखे मैंने पॉइंट वहां लिखवाया था, या मैं नहीं लिखवाऊंगा, लेकिन बात एक ही है। अब ये 4 to देखो 10 मीटर का है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 मीटर का वायर लगा हुआ है। अब देखो इसके साथ यहाँ पर एक कॉपर स्ट्रिप है। ये जो कॉपर स्ट्रिप है ना, थिक है। थिक का मतलब मोटा। मोटा क्यों है? क्योंकि तुम जानते हो रेजिस्टेंस क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। तो इसमें रेजिस्टेंस से ज्यादा न दे दे, इसी का रेजिस्टेंस हमको काउंट करना है, इसका तो करना नहीं। तो ये तो एक्सेस हो गया ना, अगर आ जाएगा तो इसको काउंट ही नहीं कर रहे हैं। तो इसका लेंथ, जब इसको काउंट ही नहीं कर रहे हैं तो इसका रेजिस्टेंस क्यों लगा है? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, थिक कॉपर वायर लेते हैं, ताकि रेजिस्टेंस की वैल्यू कम से कम हो। ऐसे इसकी रेजिस्टेंस, इसके रिस्पेक्ट में इसकी रेसिस्टिविटी जो होती है लो ही होती है। ठीक है, अब कॉपर समझ में आया, इतना कॉपर स्ट्रिप लगा हुआ है। उसके बाद ये जो है ना, ये ए एंड बी 2 पॉइंट है। देखो सर तुम्हारे लेवल वाला काम करे, कंधा उठा कर इतना मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर बदमाश सब। देखो ये 2 जो है ना, दो ए एंड बी, 2 जो पॉइंट लगा हुआ है, की लगाते हैं इसमें,
एक हाई पोटेंशियल, रेड वाला हाई पोटेंशियल, और ये क्या होता है, लो पोटेंशियल है। ठीक है, एक मीटर स्केल लगा हुआ है, कॉपर स्ट्रिप है, मैग्नेट की वायर लगी हुई है। अब इतना ही से तो हो नहीं जाएगा, पोटेंशियोमीटर काम करेगा। तो इसके साथ हम एक बैटरी एलिमेंटर लगाते हैं, बैटरी लगाते हैं। ठीक है, सेल, वो आप जाइए लैब में देख लीजिएगा उसको, सेल तो तुम जानता भी है सेल क्या होता है। सेल लगाते हैं, उसमें सामने एक रियोस्टेट लगाते हैं। हम रियोस्टेट तुमको दिखा देना चाहते हैं। ठीक है, अब ताकि हम एक बार दिखा दे सारा चीज और उसके बाद इसमें आ जाए बोर्ड पर। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देने। देखो ये है रियोस्टेट, क्लियर है। अब ये रियोस्टेट क्या करता है, इसके अंदर ना वायर है, वैसी मैग्नेट की वायर है। अब ये जो वायर है ना, ये वायर क्या करता है, जैसे हम इसको आगे कम ज्यादा करते हैं ना इसमें, ठीक है, तो इससे तो करंट यहाँ ये अपर पॉइंट है और ये लोअर पॉइंट है। ठीक है, तो ये यहाँ से करंट ऐसे जाएगा यहाँ तक, यहाँ से कनेक्ट कर दोगे तो इससे आ जाएगा। मतलब इतना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, फिर इसे कम कर देंगे तो इतना वायर रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, इससे ज्यादा करेंगे तो फिर इतना ज्यादा वायर रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। मतलब कहने का, रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर सर्किट में कम ज्यादा करनी है तो हम रियोस्टेट लगाते हैं। वेरिएबल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने के काम में आता है। सिंपल, रियोस्टेट का काम क्या है आपसे पूछा जाए तो आप बताइए, वाइवा में पूछता है व्हाट इज द वर्किंग ऑफ रियोस्टेट। रियोस्टेट क्या करता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम ज्यादा करता है। अब इससे क्या होता है, तुमने पढ़ा है V इक्वल टू आई आर, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ये जो पढ़ा है ना इसमें, ये V इक्वल टू आई आर, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाएगा तो I की वैल्यू क्या होगा, कम होगा। समझ में आई बात है। तो जैसे ही रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगा तो I की वैल्यू क्या होगा, कम होगा। तो सर्किट में अगर करंट को कम ज्यादा करना है तो भी रियोस्टेट का काम आएगा। मतलब समझ में आया, रेजिस्टेंस कम ज्यादा किया तो करंट भी कम ज्यादा होगा। ओके, तो ये रेजिस्टेंस बढ़ाओगे करंट कम होगा, रेजिस्टेंस कम करोगे करंट ज्यादा होगा। तो ये काम करना है तो हम किसकी हेल्प से करते हैं बेटा, रियोस्टेट की मदद से करते हैं। क्लियर है कंसेप्ट। अच्छा, अब इतना क्लियर है कंसेप्ट, तब आओ यहाँ पर बोर्ड पर। ठीक है, अब बोर्ड पर समझेंगे बातों को कैसे क्या होता है। ठीक है, इसको तो रहने दो, कहीं जरूरी हो कुछ। ओके, रियोस्टेट समझ ही गया तुम, इतना अभी समझ के रखो। फिर जैसे ही एप्लीकेशन पढ़ेंगे सारा चीज, या अभी हम इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालेंगे, ये मैं पढ़ाएंगे आपको, मतलब V/I K की वैल्यू, तो वो वहां पर आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कैसे EMF मेजर करते हैं, ये सब चीजें। तो अभी पेशेंस रखिए। देखिए कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले तो ये देखो लिख रखा है मैंने, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट which is used to measure a known EMF of a cell or potential difference across an electrical appliance without drawing the current through it। मतलब उससे बिना करंट ड्रॉ किए हुए वो क्या करता है, EMF को मेजर करता है। तो एक्यूरेट वैल्यू मेजर करता है। कैसे वैल्यू मेजर करता है, एक्यूरेटली। ठीक है, यहां पर लिख लो ये एक्यूरेट वैल्यू, एक्यूरेटली। ठीक है, ये एक्यूरेटली मेजर करता है। वी कैन नॉट कंस्ट्रक्ट एन आइडियल वोल्ट मीटर। एक आइडियल वोल्ट मीटर हम कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, अभी बता दिया मैंने। V इक्वल टू EIR निकालता है, दैट विल नॉट ड्रॉ एनी करंट थ्रू द सर्किट, जो कि करंट को सर्किट से ड्रॉ नहीं करेगा, बिकॉज वी कैन नॉट प्रोवाइड इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, इट इज इम्पॉसिबल। मतलब हम एक इनफाइनाइट रेजिस्टेंस किसी वोल्ट मीटर में नहीं दे सकते जो कि वो करंट को ड्रॉ नहीं करेगा। मतलब हम आइडियल वोल्ट मीटर कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग व्हाट, पोटेंशियोमीटर। ये जो है ना, पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, क्योंकि हम एक आइडियल वोल्ट मीटर नहीं बना सकते। ठीक है, वोल्ट मीटर से भी पोटेंशियल डिफरेंस ही मेजर होता है, बट हम एक आइडियल वोल्ट मीटर नहीं बना सकते जो कि करंट ही ड्रॉ न करे सर्किट से, या इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का हो तो रेजिस्टेंस इनफाइनाइट प्रोवाइड करेगा तो करंट ड्रॉ नहीं करेगा। तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस उसको देना क्या है, बहुत मुश्किल है। ओके, तो ये तुमको समझ में आ गया यहाँ पर क्या है ये पोटेंशियोमीटर। बट कंस्ट्रक्शन क्या है, तो अब देखो कंस्ट्रक्शन में मैंने कहा था कहानी मत लिखना, पॉइंट दे के बना के लिखना। तो पहला देखो, अ पोटेंशियोमीटर कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग वायर AB ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। एक AB वायर को हम कनेक्ट करते हैं पोटेंशियोमीटर से, जो कि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का होता है। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं होता। जैसे ये जो वायर है ना, ये वायर सब यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का होता है। ठीक है, अब इसमें 4 टू
क्रॉस सेक्शन एरिया यूजुअली 4 to 10 मीटर लॉन्ग, ये होना चाहिए कितना 4 से 10 मीटर लॉन्ग होना चाहिए। ऑफ मटेरियल हैविंग हाई रेसिस्टिविटी, इसका जो मटेरियल होता है ना वो हाई रेसिस्टिविटी एंड लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट का, हाई रेसिस्टिविटी का होता है एंड लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट का होता है। हाई रेसिस्टिविटी का मतलब सीधा क्या होता है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट हीटिंग इफेक्ट के कारण उसका रेजिस्टेंस वेरी नहीं करना चाहिए। ये सब क्वेश्चन मैं नोट देके ये सब पॉइंट लिखवा दूंगा, बट यहीं पर एक्सप्लेन कर दिया मैं बोल करके, ठीक है। द वायर्स आर ज्वाइंट इन द सीरीज विद द थिक कॉपर स्ट्रिप्स। देखो कॉपर स्ट्रिप्स के साथ ये वायर क्या होता है, थिक कॉपर स्ट्रिप के साथ सीरीज में ज्वाइन होता है। पहला क्वेश्चन हो सकता है कि सीरीज में क्यों ज्वाइन होता है, तो सीरीज में इसलिए ज्वाइन होता है कि इक्विवेलेंट अगर मान लो रेजिस्टेंस तुमको निकालना है, रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर दिया हुआ है प्लस रेजिस्टेंस ऑफ व्हाट, वायर का रेजिस्टेंस है जो मैग्नेटिक वायर है वो है, तो ये जो वैल्यू है मान लो ये 0.5 है, 0.5 है प्लस 2 ओम है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगा 0.05। ये ज्यादा इफेक्ट नहीं डालेगा, लेकिन इसी कॉपर वायर को तुम पैरेलल में कनेक्ट कर दो इस वायर के, तो ये क्या कर देगा, पैरेलल का क्या कंसेप्ट होता है, लेसर देन द लीस्ट वैल्यू। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होता है ना वो लेसर देन द लीस्ट वैल्यू, कम से कम वैल्यू का भी कम होता है, समझ में आई। तो ये जो 0.5 आया ना पैरेलल कॉपर का जो है उससे भी कम वैल्यू आएगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं इसको सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। वो भी मैं लिखवा दूंगा नोट देके पॉइंट करके, कोई दिक्कत नहीं। देखो अ मीटर स्केल इज फिक्स्ड विद पैरेलल टू द वायर्स, ताकि उसको क्या कर सके, मेजर कर सके। मीटर स्केल का यही काम है। उसके बाद जो है ना थर्ड पॉइंट देखो, द एंड्स ए एंड बी आर connected to a strong battery. The ends A and B are connected to a strong battery, a key and a rheostat RH. A rheostat है. This circuit is called primary or driving or primary circuit. It sends current I through the wire AB. AB से जो करंट सेंड करने का काम करता है यही करता है, ठीक है। ये इसका भी करंट जाएगा, ठीक है, इसका भी करंट जाएगा, लेकिन जहां पर ये बैलेंस हो जाएगा ना, जिस जगह पर बैलेंस हो जाएगा, अब मेन तो यही सर्किट करता है, ड्राइव तो यही करता है, ठीक है। तो ये बैलेंसिंग का काम करता है। अब कैसे सब करते हैं एक्सप्लेन, देखो अब यहां पर ये तो ठीक है, तुम्हारा ये पॉइंट क्लियर हो गया। फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर देखो, द पॉजिटिव एंड ऑफ सेल ऑफ अननोन ईएमएफ, जिसका हमको ईएमएफ निकालना है, that is connected with end A of high potential and negative terminals connected with the galvanometer, और negative terminal किससे connected है बेटा, galvanometer से, and the other end of galvanometer is connected with jockey। ये other end जो है ना किससे connected है, jockey से। This circuit is called secondary circuit। ये जो सर्किट कहलाता है बेटा, ये क्या कहलाएगा, secondary circuit, इसी को कहते हैं सेकेंडरी सर्किट। और ये जो है ना, ये वाला जो सर्किट है पूरा, वो क्या कहलाता है, प्राइमरी सर्किट, ठीक है। इस सर्किट को कहते हैं प्राइमरी सर्किट। अब देखो ये 6 नंबर पॉइंट जो था ना, 1 2 3 4 5, 5th नंबर पॉइंट, तो ये जो है ना 6 नंबर में स्टार तुमको शायद दिख नहीं रहा होगा। देखो ये कहना क्या चाह रहा है, जो प्राइमरी सर्किट का जो ईएमएफ होगा ना, दैट विल बी ग्रेटर देन सेकेंडरी सर्किट। प्राइमरी सर्किट का ईएमएफ सेकेंडरी सर्किट के ईएमएफ से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तभी तो ड्राइव कर पाएगा, तभी तो ये ड्राइविंग सर्किट इसका नाम दिया गया, तभी तो इसको बैलेंस कर पाएगा, नल पॉइंट दे पाएगा, ठीक है। ये करंट अगर मान लो इसका करंट ज्यादा हो गया तो बैलेंसिंग लेंथ ही नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसका जो ईएमएफ होना चाहिए, इससे क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, ताकि उसको क्या कर सके, बैलेंस कर पाए, ठीक है। कम ज्यादा करके इसको क्या कर पाए, बैलेंस कर पाए। अब ये तुम्हारा सारा कंस्ट्रक्शन था। अब इस पर इसको जो है ना, इसका प्रिंसिपल ये देखते हैं। तो ये है प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल क्या है, सिंपल समझ लो। व्हेन यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के वायर से अगर कांस्टेंट करंट फ्लो होता है, ठीक है, कांस्टेंट करंट, यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर्स, then potential difference across any length of the wire will be directly proportional to the length। अब थोड़ा सा आधा इंग्लिश आधा हिंदी हो गया, चलो कोई नहीं, फिर से रिपीट कर देता हूँ। It states that when constant current flow through a wire of uniform area of cross section,
then yeah, uniform area of cross section and composition, then potential drop across the length of the wire will be directly proportional to the that length, उस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कहने का क्या मतलब है समझ लो कि ये कह रहा है, ये जो लॉज है मैंने लिख दिया है, V is directly proportional to L, ऐसा कह रहा है। मतलब it states that when constant current flows through a wire of uniform cross sectional area and composition, then potential drop any length of the wire, drop across any length of the wire या any length of the wire is directly proportional to that length. V is directly proportional क्या होगा, L के इक्वल होगा। अब देखो, if we measures the potential difference across the length AB of the wire, अगर हम इस AB लेंथ के वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करें तो क्या होगा, V इक्वल टू IR ओम्स लॉ से कितना होगा, मान लो V है, अगर V पोटेंशियल ड्रॉप है तो उसके अक्रॉस क्या होगा, ओम्स लॉ से V इक्वल टू IR ही तो होगा। तो V इक्वल टू IR और R को हम क्या लिख सकते हैं, रो L अपॉन A, कोई दिक्कत वाली बात। तो V इक्वल टू रो तो ठीक है, आई रो अपॉन ए, ठीक है। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब होता है ये जो है ना, ये तुम तो जानता होगा, ये इसको कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके, ये कितनी बार ये टर्म्स आ गए 11th में भी। तो ये जो है L यहां पर आ गया, आई रो एन ए, ये वाला जो टर्म है ये कांस्टेंट है, ये क्या है बेटा, कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट है तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, यही कहता है इसका प्रिंसिपल। क्लियर है, मतलब कहने का अगर कांस्टेंट करंट फ्लो होगा इस वायर से और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फिक्स है, कंपोजिशन फिक्स है, कंपोजिशन चेंज नहीं होना चाहिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, लेंथ के। क्लियर है। अब आगे देखो, इसके आगे क्या क्या सब होता है। तो V इक्वल टू, ये तो प्रूफ हो गया तुम्हारा, ये जो प्रिंसिपल है ना दैट इज प्रूव्ड, ये प्रूफ हो गया। अब हमें क्या करना है, एक दो नोट लिखना है जिसमें सबसे पहला जो चीज आता है, नोट दे के लिख लेना, नोट फर्स्ट, ठीक है। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है, तो हम लिख सकते हैं V इक्वल टू KL और इसी K को V अपॉन L, इसी K को क्या बोलते हैं बेटा, पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसका नाम क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तुमको 11th में सिखाया गया होगा पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी अपॉन लेंथ, ठीक है, ये तो कहलाता है ग्रेडियंट। मतलब चेंज इन लेंथ जो होता है ना, अगर किसी चीज में डिवाइड करना है, जैसे फोर्स ग्रेडियंट निकाला, प्रेशर ग्रेडियंट निकालना है, तो प्रेशर अपॉन चेंज इन लेंथ, प्रेशर ग्रेडियंट निकल जाएगा। तो ये ऐसे ही है, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है V अपॉन L। अब देखो एक चीज, ये तो तुमको समझ में आ गया। मान लो सपोज करो हमको दूसरा फॉर्मूला दूसरे तरीके से लिखना है, ये पहला समझ में आया, पोटेंशियल ग्रेडियंट। डेफिनेशन लिखेगा पोटेंशियल ग्रेडियंट का, पोटेंशियल याद ही रख लो, ये कहीं पूछ देता है भाई, एक नंबर पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ is known as potential gradient, potential gradient। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा पोटेंशियल ग्रेडियंट का डेफिनेशन। अब चलो दूसरे पॉइंट पर आओ, जो कि तुमको याद रखना है वो हमेशा है फॉर्मूला। मान लो इस रियो स्टेट का रेजिस्टेंस RH है, इसका रेजिस्टेंस जो है ना, ये वैसे RH से डिनोटेड है बट RH है, ओके। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है ना इस सेल का, वो कितना है, स्मॉल r है, और ये जो पूरा वायर है इसका रेजिस्टेंस कितना है, R है। तो तुम मुझे बताओ कि इसमें टोटल करंट कितना फ्लो होगा, ठीक है। तो I इक्वल टू ये कितना होगा, E0 अपॉन RH प्लस R प्लस स्मॉल r। क्लियर है बात।
तो I इक्वल टू ई नॉट अपॉन आर एच प्लस आर प्लस स्मॉल आर, ये तो हो गया तुम्हारा I का वैल्यू, ठीक है। अब I इंटू आर करोगे तो क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल मिल जाएगा। मतलब V इक्वल टू अगर लिखना है तो वो कितना होगा, I इंटू आर के इक्वल होगा, ठीक है, क्लियर है। तो हमें क्या लिखना है, मेरा क्या मकसद है, पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना। तो V अपॉन एल करना है मुझे, मतलब कहने का ये जो है ना, ये देख लो V अपॉन एल, K इक्वल टू क्या करना है बेटा, V अपॉन एल, मतलब I इंटू आर अपॉन एल, ठीक है। तो I की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, ई नॉट अपॉन आर एच प्लस आर इंटू आर, और ये जो है ना ये वाला वैल्यू ये R अपॉन एल होगा। क्लियर है कंसेप्ट, मतलब कहने का ये R अपॉन एल किसकी वैल्यू है, पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू है, ठीक है। ई नॉट अपॉन आर एच प्लस आर प्लस स्मॉल आर इंटू आर अपॉन एल, ये क्लियर है ना। ये सब है क्या, ये रेजिस्टेंस ऑफ द वायर है, ये वायर का रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर, वायर का रेजिस्टेंस, जो एक वायर लगाया ना, दिखाया ना तुमको पोटेंशियोमीटर में, उसका रेजिस्टेंस। ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस किसका, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, ओके। एंड आर एच क्या है, रियोस्टेट का रेजिस्टेंस, आर एच ई ओ स्टेट रेजिस्टेंस, ठीक है। ये है तुम्हारा रियोस्टेट का रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये तुम्हारा एक दूसरा फॉर्मूला होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट का, ये भी याद रखो। ये फॉर्मूला मतलब न्यूमेरिकल बनाने में आपको ये फॉर्मूला काम आएगा, ठीक है। अब हम इतना तो समझ गए, अब यही है प्रिंसिपल। अब इसका हमको क्या करना है, वर्किंग समझना है, क्लियर हो जाएगा। और कॉन्सेप्ट की कैसे हम ईएमएफ को मेजर करते, पोटेंशियोमीटर का वर्किंग कैसे। देखो वर्किंग में क्या होता है, ए एंड बी पॉइंट जो यहाँ दिखाया गया है ना, ये हाई पोटेंशियल एंड लो पोटेंशियल है। ये सॉरी, ये जो दो की है ना इसका, वही हाई पोटेंशियल एंड लो पोटेंशियल। यहाँ देख लो, ये प्लस और ये माइनस, इसी दो को दिखाया गया। अब सर्किट पे ऐसे दिखता है और ये है ऐसे, लेकिन ये पूरा पोटेंशियोमीटर के इस स्ट्रक्चर को दिखाता है। ए वी वायर, जस्ट वायर दिख रहा है, ठीक है। और इस वायर का पॉजिटिव ये और नेगेटिव ये, क्लियर है आपको। अब इसमें बाकी जो है ना वो एक्स्ट्रा आपको लगाना पड़ेगा, ड्राइविंग सर्किट जो है और एक सेकेंडरी जो सर्किट है, उन दोनों को अलग से लगाना पड़ता है। अब देखो होता क्या है, जब हम ये सर्किट कनेक्ट कर देते हैं बैटरी लिमिटर की रियोस्टेट और एक जो दूसरा सेल जिसका हमको ईएमएफ मेजर करना है, उसको हम जब सेकेंडरी सर्किट में लगा देते हैं, तब हम क्या करते हैं, एक जॉकी से, जॉकी तो आप दिखाया था कल मीटर पढ़ाया था, तो इस साइड यहाँ टच करते हैं और यहाँ टच करते हैं, देखते हैं गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन किधर हो रहा है, ठीक है। अगर लेफ्ट साइड हो रहा है ए पर टच कराने पर, या मान लो राइट साइड हो रहा है, और बी पर टच कराने पर उसके अपोजिट होना चाहिए, तभी नल पॉइंट मिलेगा, अदरवाइज नल पॉइंट नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक बार तो लेफ्ट टच करा के देखते हैं और एक बार राइट में वायर को टच करा के देखते हैं, और देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन क्या है, 0 पर आया कि नहीं, ठीक है। प्यारे बच्चों समझ में आई बात है। तो अगर मान लो लेफ्ट साइड एंड राइट साइड आ गया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बीच में हमको नल पॉइंट मिल जाएगा। ये सियोरिटी, जो सही सर्किट आपने कनेक्ट किया है कि नहीं, इसकी जो जानकारी मिलेगी वो इसी से मिलेगी। अब आगे बढ़िए, देखिए ये पहला है, ऑल पॉजिटिव टर्मिनल्स आर कनेक्टेड एट वन पॉइंट ए एंड नेगेटिव टर्मिनल्स आर कनेक्टेड एट अनदर पॉइंट बी। देखो हमें हर पॉजिटिव पॉइंट जो टर्मिनल्स है उसको एक जगह कनेक्ट किया जाता है। इसके पीछे रीजन ये है कि अगर मान लो ये करंट, इसको तो हटा दो अभी मैं बताता हूँ पहले, ये इसका जो करंट इधर आएगा और इसका करंट इधर आएगा, दोनों का करंट इधर आएगा। अगर मान लो ये करंट जो है ना एक पर्टिकुलर टाइम पर इसका पोटेंशियल डिफरेंस बैलेंस नहीं कर पाएगा, तो यह गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन कैसे शो करेगा। अगर मान लो इसका हमने इसका नेगेटिव इधर से कनेक्ट कर दिया, ये पॉजिटिव है, तो ये तो बैलेंस ही नहीं हो पाएगा, तो ये तो इधर आ जाएगा,
समझ में आई बात है। तो दोनों जगह से अगर से करंट निकलेगा और एक जगह जा करके एक पॉइंट पर जब बैलेंस होगा तभी, नहीं तो इधर बट करके इधर आ जाएगा करंट, ठीक है। तो तभी तो बैलेंसिंग लेंथ मिलेगा। इसीलिए हम हर एक जो सेल, ए सेल और एन सेल दोनों का ईएमएफ एक ही जगह कनेक्ट करते हैं, एक ही पॉइंट पर कनेक्ट करते हैं। क्लियर हुआ कि हमें बैलेंसिंग लेंथ मिल जाए, ठीक है, एक सॉरी बैलेंसिंग पॉइंट मिल जाए, ईएमएफ या करंट बोलो कि बैलेंस हो जाए, ठीक है। अब मान लो इधर से करंट जा रहा है, इधर से नदी का पानी है, इधर से पानी है, तो एक जगह जाकर बैलेंस भी हो सकता है। अब दोनों इसी डायरेक्शन में है तो कहाँ बैलेंस होगा, तो जाते रहेगा, ठीक है। सेम यही बात है। अब यहां पर एट अनदर पॉइंट बी व्हेन jockey J is touched A and B, then it shows opposite deflection, then it shows कौन, it shows मतलब गैल्वेनोमीटर shows नेगेटिव टर्मिनल, इट यहाँ गैल्वेनोमीटर है, ठीक, गैल्वेनोमीटर shows opposite deflection, it means circuit is connected rightly। इसका सीधा मतलब है सर्किट क्या है, सही ढंग से कनेक्टेड है, ओके। अब when jockey J is touched the wire, then the balancing length L is obtained at a certain point, एक certain point पर, मतलब मान लीजिए यहाँ पर J पर हमने जॉकी है ऐसे, चलो कोई नहीं C लगा देते हैं, यहाँ पर एक बैलेंसिंग लेंथ ऑब्टेन होता है जिसको हम कहते हैं L, ठीक है। L is obtained at certain point. By this balancing length we find the EMF और potential difference। इसी बैलेंसिंग लेंथ से हम EMF या पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। कैसे, देखो, एक तो क्लियर हुआ तुमको कि इधर से करंट आएगा, ये गैल्वेनोमीटर से करंट कब नहीं जाएगा, जब बैलेंस पॉइंट होगा। मतलब मान लो सपोज करो इधर से ईएमएफ जाता है, ठीक है, अब इधर से ये करंट यहाँ आएगा, यहाँ पर बैलेंस हो गया, तो इस सर्किट से ये ईएमएफ बैलेंस हो गया, तो इसमें तो करंट जाएगा ही नहीं ना। देखो क्लियर करते हैं, जैसे मान लो ये एक छोटा, ये पोटेंशियल डिफरेंस देगा, ऑफ कोर्स एल लेंथ का है, तो ये छोटा सा सेल हो गया, ठीक है। अब ये सेल जो हो गया ना, तो इसका ईएमएफ होगा, क्या ईएमएफ होगा बता मुझे, K इंटू एल, अभी पढ़ा था ना, पोटेंशियल ग्रेडियंट V इक्वल टू क्या होता है, K इंटू एल, ठीक है। और यहाँ पर ये जो है ना, ये इस सेल का ईएमएफ, ठीक है, ये दोनों बैलेंस हो जाएगा, मतलब इधर करंट अभी सर्किट में नहीं जाएगा, तब G का वैल्यू क्या होगा, गैल्वेनोमीटर का 0 होगा, ठीक है। गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन कब देता है, जब बैलेंस कंडीशन होता है, करंट उससे पास नहीं करता है। तो यहाँ पर ईएमएफ है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, अब ये ऐसे करके ऐसे घूमो इसमें, इस लूप में जब घूमेगा तो तुम बताओ मुझे इस पूरे में ऐसे, यही चीज को मैंने पहले गैल्वेनोमीटर जॉकी से हटा दिया, एक मान लिया कि ये सेल है, ये वायर जो है ना पूरा पोटेंशियल ड्रॉप ही तो हो रहा है, तो इस सेल में जैसे इसमें जैसे घूमेंगे तो ये पॉजिटिव होगा तो K इंटू एल होगा, और ये नेगेटिव होगा तो ये माइनस ई होगा इक्वल टू 0, तो ईएमएफ इक्वल टू क्या होगा, K इंटू एल। कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। अब देखते ये सिग्मा मैंने लिख रखा है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर, देखते हैं काम अगर आएगा तो ठीक है, नहीं तो देखो ये जो है ना, मुझे बताओ K की वैल्यू क्या होगी। K इक्वल टू, तुमको अभी सिखाया मैंने, पोटेंशियल ग्रेडियंट का एक फॉर्मूला बताया था, K इक्वल टू क्या होगा, I इंटू आर अपॉन एल, और I की वैल्यू हमने बताया था ई नॉट अपॉन आर प्लस आर एच इंटू स्मॉल आर इंटू आर अपॉन एल, यही तो है K की वैल्यू। अब तू इसमें डाल दे और वैल्यू निकाल ले, ई नॉट अपॉन आर प्लस आर एच टू आर, और आर तो ऊपर है ही आर इंटू एल, और ये सामने ये पहले तो इसी को लिख ले, K जो वैल्यू है उसी को लिख ले, ये इंटू नहीं, ये वैल्यू है ना आर अपॉन एल, ये लिख, और सामने एल है तो एल एल कैंसिल हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। ई नॉट अपॉन आर प्लस आर एच इंटू आर इक्वल टू, क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर हो गया, समझ में आई बातें। मतलब ईएमएफ अगर निकालना है किसका, इस अननोन सेल का, आराम से निकल गया। अच्छा, इस वाले में कैसे करंट मतलब नहीं गया तो फायदा हुआ नहीं, आई नॉट की वैल्यू जो आई जो है ना नल डिफ्लेक्शन पर काम करता है, विदाउट करंट ड्रॉ किए हुए,
ठीक है। तो विदाउट करंट ड्रा किए हुए ये हुआ कि इसमें से करंट तो गया ही नहीं, आई तो आया ही नहीं, तो आई जो नहीं आया तो E माइनस आई आर नहीं हुआ, मतलब कहने का आई की वैल्यू 0 हो गई, तो ए वाला पूरा फैक्टर ही 0 हो गया। नल पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर जब नल पॉइंट पर रहता है तो आई का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो ईएमएफ जो हुआ वो ई हो गया, मतलब वी की जो वैल्यू हो गई इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके इक्वल हो गया, ईएमएफ के, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ईएमएफ निकल गया। यही करना था। क्लियर, समझ में आई बात है। मतलब हमें ईएमएफ जब निकालना होता है हम आराम से इससे निकाल लेते हैं। ओके, तो अगर मान लो हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर। ठीक है, तो हम वहां भी निकाल सकते हैं। बैलेंसिंग लेंथ इसका इससे देखना पड़ेगा फिर, ठीक है, उससे तो करंट नहीं है, लेकिन ये सामने वाला का कितना है बैलेंसिंग, वो देखना पड़ेगा। उसको देख करके और सेम जितना इसके अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको निकाल लेंगे। कंफ्यूजन हुआ कि R जब रहेगा कैपिटल R, यहाँ पर चलो यहाँ पर R रहेगा, हमने टर्म लिखा है कि पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, तो उसको जस्टिफाई करते हैं। देखो अगर R रहेगा कैपिटल R, मान लो R डैश R ले लिया है किसी का, इस पूरे रेजिस्टेंस वायर का रेजिस्टेंस ले लिया है, तो ये जो है ना R अगर रहेगा तो इसको निकालोगे तो कैसे निकालोगे, ये तो I इंटू R डैश के इक्वल होता है, I तो 0 है, तो इससे कैसे निकलेगा, देखो जहां पर बैलेंसिंग लेंथ आएगा ना, ठीक है, वहां पर देख लेंगे लेंथ कितना है, अब पोटेंशियल ग्रेडियंट हमको पता रहेगा, इंटू एल कर देंगे बस। पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल टू आई इंटू आर होता है, बस के इंटू एल कर दो, आई आर की वैल्यू आ जाएगी, जो आएगा वैल्यू वो क्या निकल जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस। अब यहां पर आई क्या होगा, सर्किट का इससे जो वायर से तो जाएगा ही नहीं करंट, इस सर्किट में नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए हम पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, ईएमएफ भी निकाल सकते हैं। तो परहैप्स हमें लग गया कि अब तुमको ये समझ में आ गया होगा वर्किंग, ठीक है। तो अब हम सेंसिटिविटी पढ़ेंगे, इसको रफ करते हैं फिर सेंसिटिविटी हम सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। पहले तो ये सेंसिटिविटी टर्म क्या है, पोटेंशियोमीटर तो आपको क्लियर है, पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ को मेजर करने वाला डिवाइस। सेंसिटिविटी क्या होता है, देखो एक वर्ड है जिसका मतलब होता है संवेदनशील, ठीक है। संवेदनशील क्या होता है कि जैसे कुछ इंसान है, ठीक है, अब देखो दो है, चलो अच्छा एग्जांपल याद आ गया, एक गाय है और दूसरा भैंस, ठीक है। अब सड़क पर गाय भी खड़ी है, भैंस भी है। तुम अगर हॉर्न बजाओगे तुम देखोगे गाय तुमको भैंस से पहले साइड देगी, ठीक है, वो किनारे लग जाएगी, लेकिन भैंस नहीं लेगा। तो जो जागरूक है, जो सेंस मतलब जिसमें जल्दी ही, अब गाय जागरूक है ऐसा नहीं है, लेकिन चलो ठीक है, उनकी वैसे जो है ना, अब क्लास में ही कुछ बच्चे जागरूक होते हैं, तो उसको कोई जो टर्म जो आप बोलते हैं पढ़ाते हैं तो वो बातें वो क्या कर लेता है, याद रख लेता है। कुछ बच्चे वैसे जागरूक नहीं होते, तो वैसा ही चीज है, छोटी छोटी बातों को याद वो क्या करता है, स्टूडेंट जो जागरूक है वो ये याद रखता है। पोटेंशियोमीटर भी ऐसा ही है, छोटे छोटे पोटेंशियल डिफरेंस को जो पोटेंशियोमीटर मेजर करते हैं उसको कहते हैं सेंसिटिव पोटेंशियोमीटर और सेंसिटिविटी कहते हैं, ठीक है। हर एक पोटेंशियोमीटर में कुछ ना कुछ सेंसिटिविटी तो होती है अच्छी क्वालिटी, लेकिन उसकी सेंसिटिविटी को और बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। जैसे स्टूडेंट की भी सेंसिटिविटी बढ़ाई जा सकती है, उसको समझा करके, उसकी पढ़ाई के इंपॉर्टेंस को समझा करके कि तुम पढ़ोगे ऐसे तो अच्छा करोगे भविष्य में ऐसे। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, ठीक है। इसकी पढ़ाई की समझाने की नहीं है, यहाँ पर लेंथ पर काम करना पड़ता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट पर काम करना पड़ता है। देखो पहले तो ये समझो, अ पोटेंशियोमीटर इज सेंसिटिव, कब सेंसिटिव है, इट इज कैपेबल ऑफ मेजरिंग वेरी स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस। जब कोई पोटेंशियोमीटर बहुत छोटे से छोटे पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने में सक्षम है तो उसको क्या कहते हैं हम, सेंसिटिव पोटेंशियोमीटर कहते हैं। जैसे बहुत स्मॉल से स्मॉल मतलब कहने का, जैसे मान लो सपोज करो 0 से 0 पॉइंट, अगर मान लो 0.0005 इतना तक को भी मेजर कर ले तो लिस्ट काउंट नहीं, वर्नियर कैलिपर्स या स्क्रू गेज जो है उसमें ना पढ़ते हैं, ये बहुत छोटे वैल्यू को भी जो मेजर करते हैं उसको हम कहते हैं बहुत प्रिसाइज मेजर करते हैं, बहुत जिसकी प्रिसाइज है, बहुत रिजोल्यूशन बहुत ही कम है,
वो क्या करता है, एग्जैक्ट वैल्यू को बहुत लेस वैल्यू तक को मेजर करता है, उसको हम क्या कहते हैं, वेरी सेंसिटिव पोटेंशियोमीटर। दूसरा पॉइंट है, इट शोज ए सिग्निफिकेंट चेंज इन बैलेंसिंग लेंथ फॉर ए स्मॉल चेंज इन द पोटेंशियल डिफरेंस बीइंग मेजर्ड। अगर मान लो, सपोज करो, एग्जांपल से समझ लो, 0.50 है, इतना पोटेंशियल है, तो इसकी रेटिंग 4 मीटर है। अब मान लो 0.53 वोल्ट हो जाए तो इसकी रेटिंग कितनी हो जाएगी, 5 मीटर। बस 0.03 वोल्ट ही तो बढ़ा है, लेकिन इसमें मीटर, इसका लेंथ क्या हो गया, बढ़ गया। तो ऐसे पोटेंशियल मीटर को ज्यादा सेंसिटिव माना जाता है। ये थोड़ा सा भी कुछ हुआ ना, अब जैसे कुछ बच्चा होता है ना, वो उसको कुछ भी बोल दो, कुछ बुरा नहीं मानेगा, लेकिन कुछ बच्चा होता है थोड़ी सी बातें हो गई तो बहुत बुरा मान जाता है, उसको कहते हैं ज्यादा सेंसिटिव है वो, मतलब गांव घर में बोलते हैं उसको रोखा बच्चा, नहीं जल्दी बुरा मानने वाला बच्चा। तो ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना, जो स्मॉल से स्मॉल वैल्यू को मेजर कर सके उसको कहते हैं वेरी सेंसिटिव। अब स्मॉल वैल्यू को मेजर कर सके और बैलेंसिंग लेंथ में सिग्निफिकेंट चेंज को दे, ठीक है, तो उसको कहते हैं ज्यादा सेंसिटिव। अब देखो, ये तो सेंसिटिविटी किसे कहते हैं। अब इनको बढ़ाया किस पर जाता है, एक ही जगह काम करना होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। देखो, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर कैन बी इंक्रीज्ड बाय डिक्रीजिंग द पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इट कैन बी डन बाय फॉलोइंग मेथड। जैसे ही पोटेंशियल ग्रेडियंट को कम कर दीजिएगा ना, वो छोटे से छोटे, पोटेंशियल ग्रेडियंट है क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट यही तो है, V/L। अब ये जो वैल्यू है जितना कम होता जाएगा उतना वही है तुम्हारा, उसको कहते हैं ना लिस्ट काउंट, उसी तरह से काम कर रहा है, कम से कम वैल्यू को मेजर कर रहा है। मतलब मान लो, सपोज करो कि इसका जो है ना वैल्यू लेंथ, ये है आपको 0.05 मीटर, सॉरी वोल्ट पर मीटर, मतलब इतना, 1 मीटर में इतना वोल्ट, मतलब इतने कम से कम वैल्यू को मेजर करता है। तो यही चीज है पोटेंशियल ग्रेडियंट, वो लिस्ट काउंट को बताता है, ठीक है। अब देखो, पोटेंशियल ग्रेडियंट को डिक्रीज करके हम क्या कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को, उस पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट पॉइंट, अब इस पोटेंशियल ग्रेडियंट को डिक्रीज किन किन तरीकों से किया जा सकता है। तो सबसे पहला, जो लेंथ है ना पोटेंशियोमीटर का फॉर ए गिवन पोटेंशियल डिफरेंस, इस पर्टिकुलर गिवन पोटेंशियल डिफरेंस के लिए अगर हम लेंथ की वैल्यू बढ़ा दें, पोटेंशियोमीटर की लेंथ को अगर इंक्रीज कर दें, तो हमें क्या, पोटेंशियल ग्रेडियंट L की वैल्यू को क्या करना है, बढ़ाना है, L की वैल्यू को बढ़ाना है, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, सिंपल सी बात। अब दूसरी बात जो है ना, द पोटेंशियल ग्रेडियंट कैन बी डिक्रीज बाय रिड्यूसिंग द करंट, करंट की वैल्यू को भी रिड्यूस करके, जैसे वो यूएस लगाया था ना, V/I/R, तो L है, तो अगर करंट की वैल्यू को डिक्रीज कर देंगे, कम कर देंगे, तो K की वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आई बात है। तो इससे भी कह सकते हैं, ये दोनों पॉइंट से हम क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट को डिक्रीज कर देंगे, और पोटेंशियल ग्रेडियंट डिक्रीज होगा तो हमारा सेंसिटिविटी क्या हो जाएगा, किसी भी पोटेंशियोमीटर का इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब दिक्कत नहीं तो आगे बढ़ो और नोट देखो, मैंने जो वर्किंग बताया था उसमें बताया था, नोट देखिए, 2-3 पॉइंट हम लिखा देंगे ताकि तुम्हारा एग्जाम में जो 1 नंबर का क्वेश्चन आता है ना, वो क्लियर हो जाए। देखो, we can use thick copper strip in series combination to provide less resistance। हम थिक कॉपर स्ट्रिप का इस्तेमाल करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में ताकि लेस रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सके। वहां भी समझाया था, अभी भी समझ लो। जैसे मान लो 2 में 2 ओम है और उसमें तुम 0.02 ओम ऐड करोगे, बेटा बताओ कितना होगा, 0.2 ओम, लेकिन ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो क्या हो जाएगा। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या रूल है ये बताओ मुझे, कि लेसर देन, तो जो इक्विवेलेंट आएगा ना वो लेस से भी छोटा होगा, तो इससे छोटा हो जाएगा, तो जो रेजिस्टेंस का वैल्यू हो जाएगा वो क्या होगा, कम हो जाएगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन हम लगाते हैं। दूसरा इसी में है, इसी से मैंने इसी सेंटेंस से इसमें क्लियर करना चाहा कि थिक कॉपर स्ट्रिप भी इसीलिए लगाते हैं ताकि क्या करे, इफेक्टिव रेजिस्टेंस न दे दे,
ठीक है, दोनों कारण समझ लो। ज्यादा रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी उसमें पोटेंशियोमीटर में, तो थिक लगाते हैं। तो थिक का एक्सप्लेन जब करना हो तो 1/a से करना। थिक कॉपर क्यों लगाते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्यों लगाते हैं, उसका जवाब ये है कि उसका रेजिस्टेंस वैल्यू जो होता है, नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में लेसर से भी लिस्ट हो जाता है, इसलिए हम सीरीज में लगा देते हैं। दूसरा थिक क्यों लगाते हैं, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाए, ज्यादा ना हो जाए, इसलिए मतलब सॉरी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा हो जाए, ताकि रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगा, एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। अब दूसरा पॉइंट है, वी कैन नॉट यूज कॉपर इन प्लेस ऑफ मैग्नीफाइंग वायर बिकॉज इट्स रेसिस्टिविटी इज वेरी लेस एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज हाई। देखो अगर तुमसे पूछे जाएगा कैन वी यूज कॉपर वायर इन प्लेस ऑफ मैग्नीन वायर, तो कॉपर वायर का इस्तेमाल नहीं करते, मैग्नीन की वायर का इस्तेमाल करते हैं। क्यों, क्योंकि हमें ज्यादा रेजिस्टेंस चाहिए ताकि पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा हो सके। तो we cannot use copper wire in place of magnetic wire because its resistivity is very less। उसका रेजिस्टेंस कम होता है, रेसिस्टिविटी लो होने का मतलब रेजिस्टेंस कम होना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी इज हाई, एंड अल्फा की वैल्यू जो होती है ना वो ज्यादा होती है, तो रेजिस्टेंस में ज्यादा चेंज आ जाएगा, अल्फा ज्यादा आर बढ़ जाएगा, ठीक है। और ये रेसिस्टिविटी तो क्लियर है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लो, ठीक है। तो जैसे जैसे रो बढ़ेगा वैसे वैसे आर हो जाएगा, मतलब जिसका रेसिस्टिविटी ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, ठीक है। समझ में आया होगा, समझ, आई होप ये लेक्चर बहुत क्लियर हुआ होगा। नहीं क्लियर हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, जो डाउट है वो पूछिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द बेस्ट।